नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ क्या होता है, IFS क्या होता है और इफ NA फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है। बेसिकली ये तीनों लॉजिकल फंक्शंस है। इसके पहले जो 3 पार्ट्स हमने बनाए लॉजिकल फंक्शंस में, उसमें बहुत सारे लॉजिकल फंक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अभी इस पार्ट में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज नेस्टेड इफ, IFS, इफ NA, ये कैसे यूज किए जाते हैं इसकी हम जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नेस्टेड इफ से। सबसे पहले बात आपको मैं बताना चाहूँगा, नेस्टेड इफ ये कंसेप्ट है। नेस्टेड इफ नाम का कोई फंक्शन होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाओगे इज इक्वल टू नेस्टेड इफ टाइप करोगे तो कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों। नेस्टेड इफ ये इफ फंक्शन लिखने का एक तरीका होता है। नेस्टेड मतलब एक फंक्शन के अंदर उसी नाम का दूसरा फंक्शन, उसे हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो जब आप इफ के अंदर और एक इफ लिखोगे और दूसरा एक इफ लिखोगे तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो अभी ये जो नेस्टेड इफ है ये कब यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो देखिए सबसे पहली बात, नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट ये एक से ज्यादा होती है। दूसरी चीज, रिजल्ट्स भी हमें 2 से ज्यादा डिस्प्ले करने होते हैं और जितने भी रिजल्ट डिस्प्ले है उसमें से एट ए टाइम कोई एक ही रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ओके, मतलब देखिए इफ के फॉर्मूला के मैंने आपको लिमिटेशंस बताए थे कि इफ के फॉर्मूला में एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं और 2 ही रिजल्ट हम शो कर सकते हैं। एक रिजल्ट हम डालते हैं वैल्यू इफ ट्रू में, दूसरा रिजल्ट हम डालते हैं वैल्यू इफ फॉल्स में। बट अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट 1 से ज्यादा है और रिजल्ट 2 से ज्यादा है, रिजल्ट 2 ही दिखाने हैं, सिर्फ लॉजिकल टेस्ट ज्यादा है, तो फिर हमने इफ एंड इफ और का कॉम्बिनेशन देखा। ओके, बट नेस्टेड इफ कब यूज करना होता है, लॉजिकल टेस्ट तो 1 से ज्यादा है ही, बट उसके साथ नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी 2 से ज्यादा है। मतलब 3 रिजल्ट दिखाने हैं, 4 दिखाने हैं, 5 दिखाने हैं। ओके, एंड जितने भी रिजल्ट्स आपको दिखाने हैं उसमें से एट ए टाइम कोई एक ही रिजल्ट शो होने वाला है। ओके, मतलब 2 रिजल्ट या 3 रिजल्ट एक साथ नहीं दिखाने हैं आपको, सिर्फ कोई एक ही रिजल्ट दिखाना है। सो इन दैट केस हमें नेस्टेड इफ कंसेप्ट यूज करने की जरूरत होती है। तो अभी ये कैसे लिखा जाता है, देखिए इज इक्वल टू इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखी जाती है लॉजिकल टेस्ट और कॉमा देने के बाद उस लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से आपको वैल्यू इफ ट्रू क्या चाहिए वो वैल्यू इफ ट्रू हमें लिखनी है। उसके बाद जब वैल्यू इफ फॉल्स की बारी आती है तो डायरेक्टली वहां पे कुछ ना लिखते हुए हम फिर से वहां पे नया इफ फॉर्मूला स्टार्ट कर देते हैं। तो अगेन फिर उस नए इफ की लॉजिकल टेस्ट, फिर कॉमा देने के बाद फिर उसकी वैल्यू इफ ट्रू, फिर कॉमा देने के बाद जब वैल्यू इफ फॉल्स का पार्ट आता है तो अगेन हम वहां पे नया इफ फॉर्मूला शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब हम इफ फॉर्मूला लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। अभी इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसकी प्रैक्टिकल हम देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो करना है स्टूडेंट का ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, ये देखिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज ले लिए। अभी इसको जो पासिंग क्राइटेरिया होगा वॉट एवर 40% वगैरह वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल टू का भी साइन दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे पास और यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। ओके, तो देखिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ के फॉर्मूला में एट ए टाइम एक ही लॉजिकल टेस्ट लिखी जाती है और 2 ही रिजल्ट हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। बट अभी देखिए, अभी मुझे ग्रेड दिखाना है कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कौन कौन से ग्रेड मिले हैं और हर एक ग्रेड के लिए देखिए लॉजिक अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ए ग्रेड, तो किसको ए ग्रेड मिलेगा, जिसको 90% या 90% से ज़्यादा मार्क्स मिला होगा उसको ए ग्रेड मिलेगा। जिसको 70% या 70% से ज़्यादा मार्क्स मिला होगा उसको बी ग्रेड मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें A, B, C, D ये ग्रेड्स दिखाने हैं या फिर स्टूडेंट फेल है ये दिखाना है और हर एक के लिए लॉजिक भी अलग है। देखिए तो यहाँ पे लॉजिक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 लॉजिकल टेस्ट है और रिजल्ट भी कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 रिजल्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रिजल्ट होते हैं, बट नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट 4-5 होती तो हम इफ एंड इफ और यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है।
वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रिजल्ट भी 5 है, बट एट द टाइम देखिए 5 में से कोई एक ही आने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता किसी स्टूडेंट को डी बी ग्रेड मिला है और बी बी ग्रेड मिला है एक साथ, ऐसा नहीं होता है। एट अ टाइम इन 5 में से कोई एक ही ग्रेड उसको मिल सकता है। सो ऐसी 3 कंडीशन जहाँ पे होती है वहां पे हम नेस्टेड इफ कंसेप्ट यूज करते हैं। नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट मोर देन 1, नंबर ऑफ रिजल्ट मोर देन 2 एंड एट अ टाइम कोई एक ही रिजल्ट शो होने वाला है इसमें से। अभी कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अभी देखिए ग्रेड जो होता है वो परसेंट के बेसिस पे आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे परसेंट वाला सेल का रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, तो हमने यहाँ पे सेल्स रेफरेंस दे दिया मैंने, ये पहला जो स्टूडेंट है उसके परसेंट का। अभी देखिए हाईएस्ट वैल्यू से लेकर लोएस्ट वैल्यू तक हमें जाना है। मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 90% और लोएस्ट वैल्यू है 40%, तो हम स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट वैल्यू से, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट मत कीजिए, हाईएस्ट वैल्यू से फॉर्मूला लिखना, लॉजिकल टेस्ट लिखना स्टार्ट कीजिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ के परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 90% है। ओके, तो अभी यहाँ पे नंबर लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंट का साइन है क्या। देखिए यहाँ पे अगर परसेंट का साइन है तो फॉर्मूला में भी आपको परसेंट का साइन देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं है तो फॉर्मूला में भी आप परसेंट का साइन यूज नहीं करोगे। ओके, कॉमा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने लॉजिकल टेस्ट लिख दिया पहला कि चेक करो क्या यहाँ के परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 90% है। अगर सपोज ये लॉजिकल टेस्ट करेक्ट आती है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 90% होती है, तो हमें क्या दिखाना है, ए ग्रेड। तो मैं डबल इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख देता हूँ ए। अगर ग्रेड भी लिखना है तो ए ग्रेड आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। तो यहाँ तक का पार्ट तो हमने लिख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम कॉमा देंगे अभी वैल्यू फॉल्स हमें लिखना है। तो मतलब अगर सपोज किसी को ए ग्रेड नहीं मिला है तो फिर क्या। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर किसी को ए ग्रेड नहीं मिला है तो शायद उसको बी भी मिला होगा, शायद उसको सी भी मिला होगा, डी भी मिला होगा, या फिर वो फेल भी हुआ होगा। तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इन वैल्यू फॉल्स एंड हर एक के लिए, हर एक रिजल्ट के लिए लॉजिक भी तो अलग है। बी ग्रेड के लिए 70% का क्राइटेरिया है, सी ग्रेड के लिए 55% का क्राइटेरिया है, डी के लिए 40% का क्राइटेरिया है। तो इसीलिए हर एक के लिए हमें लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे अभी वैल्यू फॉल्स की जगह पे मुझे फिर से एक नया इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करना पड़ेगा। जब मैंने आपको इफ एक्सप्लेन किया तभी मैंने आपको बताया था कि वैल्यू इफ ट्रू में आप नंबर लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हो। वैसे ही वैल्यू फॉल्स में भी आप नंबर भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, या फिर कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स की जगह पे हम डायरेक्टली कोई रिजल्ट ना लिखते हुए हम यहाँ पे अगेन नया फॉर्मूला लिखेंगे। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ ब्रैकेट। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एट ए टाइम दो चीजें हो रही है। क्या हो रही है, ये जो पहला वाला इफ है इसका हम ये वैल्यू फॉल्स का पार्ट लिख रहे हैं, और वैल्यू फॉल्स में हम अगेन एक नया इफ लिख रहे हैं। तो अभी इस नए इफ के लिए मुझे फिर से लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, वैल्यू ट्रू डिफाइन करनी पड़ेगी, और वैल्यू फॉल्स भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी सेकंड मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या आएगा, फिर से यहाँ पे ये परसेंट वाला सेल में सिलेक्ट कर दूंगा। अभी इसको चेक करना है कि क्या ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 70% है। ओके, तो अभी ये आगे कब जाएगा, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 90% या 90% से ज्यादा है तो तुरंत आपको ए दिखा देगा, बात खत्म, आगे जाएगा ही नहीं। ओके, बट अगर सपोज ऐसा होता है कि यहाँ की वैल्यू 90% से ज्यादा नहीं है, ऐसे उसको यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, तो फिर वो आगे जाके चेक करेगा फिर क्या यहाँ की वैल्यू 70% या 70% से ज्यादा है। अगर ये टेस्ट फॉल्स हुआ तो ही वो आगे जाएगा, नहीं तो आगे नहीं जाएगा। तो अभी देखिए हम उसको बोल रहे हैं कि चेक करो भाई कि क्या यहाँ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% है। अगर है तो मुझे क्या दिखाना है, देखिए बी दिखाना है, सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी ये जो सेकंड वाला इफ मैंने लिखा, इसकी ये हो गई लॉजिकल टेस्ट और ये हो गया वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये टेस्ट करेक्ट आती है तो। अभी जैसे मैंने बताया इस टेस्ट पे कब जाएगा, जब ये टेस्ट फॉल्स होगा तो ही ये यहाँ पे आगे जाने वाला है, सिंपल सी बात है। अभी देखिए, अभी अगेन मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। अगर सपोज किसी को ए नहीं है तो जाके चेक करेगा क्या उसको बी ग्रेड मिला है,
और अगर सपोज उसको बी ग्रेड भी नहीं है तो फिर भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखिए, उसको सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, या फिर वो फेल भी हो सकता है। बट सी के लिए अलग क्राइटेरिया है, डी के लिए अलग क्राइटेरिया है, फेल के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो फिर से मुझे यहाँ पे ये जो सेकंड वाला इफ है, इसके वैल्यू फॉल्स के पार्ट में मैं फिर से लिखूंगा। देखिए इफ ब्रैकेट, अभी देखिए ये परसेंटेज वाला सेल मैंने सिलेक्ट किया, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। अभी हम चेक करेंगे फिर क्या यहाँ की वैल्यू 55% है या फिर उससे ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए दोस्तों 55%, कॉमा अगर ऐसा होता है तो उसको मुझे देना है सी ग्रेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। सिंपल सी बात है। तो अगर सपोज ऐसा होता है कि सी भी नहीं है तो फिर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो डी हो सकता है या फिर वो फेल हो सकता है। तो अगेन मुझे यहाँ पे देखिए कॉमा देने के बाद वैल्यू फॉल्स की जगह पे लिखना पड़ेगा इफ ब्रैकेट। अभी ये लास्ट लॉजिकल टेस्ट होगा, फिर चेक करो क्या यहाँ का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 40% है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40% होता है तो देखिए ये लॉजिकल टेस्ट हो गई, उसके बाद कॉमा दे दिया, तो मुझे चाहिए यहाँ पे डी ग्रेड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों डी ग्रेड। ओके, अभी अगर सपोज किसी को डी ग्रेड भी नहीं है, मतलब पहले जाके चेक करेगा क्या ए ग्रेड है, अगर ए नहीं है तो जाके चेक करेगा क्या बी है, अगर बी भी नहीं है तो जाके चेक करेगा क्या सी है, और अगर सी भी नहीं है तो जाके चेक करेगा कि डी है। अगर सपोज किसी को डी ग्रेड भी नहीं है तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ओके, तो ये एक ही ऑप्शन बचा है फेल। अगर 40 से नीचे कोई भी वैल्यू होगी, एनी वैल्यू, तो वो क्या होने वाला है, यहाँ पे फेल होने वाला है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैसे भी वैल्यू फॉल्स का पार्ट लिखना है, तो अलग से मुझे फिर लॉजिकल टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि I2 इज लेस देन 40%, ऐसा मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक वैल्यू डालने के लिए मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू फॉल्स में जगह है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फेल। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल। बट ये वाला जो कंसेप्ट है कि भाई एक जगह बाकी है तो चलो फेल लिख दो, तो ये इस केस में ये यहाँ पे एक्यूरेट है, इस केस में ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। बट हर जगह आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका आगे एग्जांपल में देने वाला हो। तो देखिए यहाँ पे मुझे फेल के लिए अलग से लॉजिकल टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए बी सी डी इनमें से कोई भी नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली फेल ही होने वाला है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे फेल। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 बार इफ लिखा, इफ के अंदर पहला इफ, उसके अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ। तो ये जो है इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो हर जगह पे हमने वैल्यू फॉल्स का पार्ट जो था वहां पे एक नया इफ स्टार्ट किया, और फिर इफ के फॉर्मूला का जो सिंटेक्स था वो हमने यहाँ पे फॉलो किया। तो देखिए पहले इफ का ये पूरा हो गया वैल्यू फॉल्स का पार्ट, दूसरे इफ का ये हो गया वैल्यू फॉल्स का पार्ट, और ये देखिए तीसरे इफ का ये हो गया आपका वैल्यू इफ फॉल्स का पार्ट। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे इफ लिखा। अभी देखिए जब आप ये इफ लिखोगे तो गलती नहीं करनी है, प्रॉपरली यहाँ पे आपको कॉमास देने हैं, प्रॉपरली आपको इफ लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अभी देखिए हमने ब्रैकेट स्टार्ट तो किए, फॉर्मूला लिख के हमारा कंप्लीट हुआ, अभी हमें क्या करने हैं, ब्रैकेट कंप्लीट करने हैं। तो जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं उतने ब्रैकेट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। हमने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, तो मुझे यहाँ पे 4 टाइम्स ब्रैकेट कंप्लीट करने पड़ेंगे। अभी देखिए हर एक ब्रैकेट का अगर आप कलर देखोगे तो वो भी अलग है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे रेड है, देन उसके बाद पर्पल है, ग्रीन है। तो जैसे जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करते जाओगे तो जो फॉर्मूला क्लोज होगा उसके दोनों ब्रैकेट्स एक सेकंड के लिए हाईलाइट होके फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए पहले ये ग्रीन वाला होगा, हो गया, तो ये पहला फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अभी देखिए ये दूसरा हाईलाइट होके नॉर्मल हो गया, अभी देखिए तीसरा हाईलाइट होके नॉर्मल, और यहाँ पे देखिए ये चौथा हाईलाइट होके नॉर्मल हो गया। इसका मतलब अभी देखिए ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, एंटर की प्रेस कर दी। तो देखिए अभी हमने जो क्राइटेरिया लिखे हैं उसके हिसाब से इसको मिला है बी ग्रेड। अभी इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया फेल, अगेन ये हो गया फेल, बिकॉज ये 40% से नीचे आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से परसेंटेज के अकॉर्डिंग जिसको जितना मिला है उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेडेशन आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लिखा जाता है। सो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा ग्रेड के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो मैक्सिमम वैल्यू था वहां से स्टार्ट किया, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर दैन, इक्वल टू वगैरह, लेस दैन, ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है,
डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उसकी बेसिक सैलरी डिस्प्ले करनी है। ओके, तो अगेन देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो है वो एक से ज़्यादा है, तो डेजिग्नेशन या तो सीनियर मैनेजर होगा, या तो जूनियर मैनेजर, या तो HR, या तो अकाउंटेंट, या तो एडमिन। तो लॉजिकल टेस्ट भी ज़्यादा है। देन सैलरीज के रिजल्ट भी देखिए 1 2 3 4 5 5 रिजल्ट है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अभी लॉजिकल टेस्ट में जब लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सैलरी शो करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करो क्या यहाँ की वैल्यू डेजिग्नेशन इज इक्वल टू सीनियर मैनेजर है। तो यहाँ पे मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सीनियर मैनेजर, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कॉमा। अगर ऐसा होता है तो वैल्यू ट्रू कितना चाहिए मुझे, 40,000, 1 2 3 4, तो मैंने 40,000 लिख दिया कॉमा। तो अभी देखिए यहाँ तक का पार्ट तो हो गया। अभी वैल्यू फॉल्स में देखिए, अगर वो सीनियर मैनेजर नहीं है तो फिर शायद वो जूनियर मैनेजर हो सकता है, HR हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, एडमिन हो सकता है, और उसके हिसाब से उसकी सैलरी वेरिएबल हो सकती है। तो अभी फिर से मुझे यहाँ पे नया इफ स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट। तो अभी मैं चेक करूंगा क्या C11, अभी देखिए C11 तो यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप हाथ से भी टाइप कर सकते हो। देखिए C11 इज इक्वल टू, अभी मैं क्या चेक करूंगा, क्या जूनियर मैनेजर लिखा है, तो JR मैनेजर। अभी देखिए जब अगर आपसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो प्रॉपरली आंसर नहीं आएगा। ओके, मैनेजर कॉमा, तो ये हो गया देखिए सेकंड इफ का लॉजिकल टेस्ट का पार्ट। अभी यहाँ पे मैं वैल्यू ट्रू लिखने जा रहा हूँ 30,000। ओके, कॉमा, फिर से अगर वो जूनियर मैनेजर भी नहीं है तो शायद वो HR हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर एडमिन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखिए 30,000। उसके बाद कॉमा देने के बाद फिर से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ, अभी फिर से लॉजिकल टेस्ट C11 इज इक्वल टू, अभी हम चेक करेंगे क्या HR है। अगर HR है तो कॉमा देने के बाद वैल्यू ट्रू में मैं लिख देता हूँ 35,000, कॉमा, फिर से वैल्यू फॉल्स में मुझे लिखना पड़ेगा इफ ब्रैकेट। अभी मैं चेक करूंगा क्या C11 इक्वल्स टू HR के बाद अकाउंटेंट है। अगर ऐसा होता है कि वो अकाउंटेंट है तो कॉमा, फिर उसकी सैलरी कितनी होगी, 25,000। ओके, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो हमने फॉर्मूला लिखा आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अकाउंटेंट तक तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली लिख दिया है। अगर वो अकाउंटेंट है तो 25 आएगा, बट अगर वो अकाउंटेंट भी नहीं है सो देयर आर ओनली वन पॉसिबिलिटी कि उसको फिर कितना 28,000। तो देखिए जब हमने यहाँ पे ऐसे किया तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज आप अगर यहाँ पे सोचोगे कि जैसे D भी नहीं है तो वैल्यू फॉल्स भी बचा था तो हमने वहाँ पे फेल लिख दिया, तो अभी हम यहाँ पे कॉमा करके 28,000 लिख देते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए दोस्तों, इन चारों के अलावा अगर आप कोई भी पोजीशन डाल दोगे, अगर आप प्यून भी डाल दोगे तो भी उसको फिर 28,000 यहाँ पे दिखेगा। कैसे, देखिए मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे 28,000 डाल दिया वैल्यू फॉल्स में। अभी मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ, 1 2 3 4 एंटर। तो अभी देखिए सीनियर मैनेजर है तो यहाँ तक तो ये प्रॉपर आया। देखिए एडमिन 28,000, बट अगर सपोज इसकी पोजीशन प्यून है तो फिर भी देखिए दोस्तों कितना दिखा रहा है, 28,000। आई बात समझ में। अगर मैं यहाँ पे वर्कर लिख देता हूँ तो देखिए कितना दिखा रहा है, 28,000। हालांकि ये पोजीशन तो इसमें है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू फॉल्स में अगर ये नहीं मैच होते हैं तो 28,000 दिखा दो ऐसे, तो यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे एक इफ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या करो कि चेक करो क्या C11 इज इक्वल टू एडमिन है। अगर एडमिन है तो ही उसको कितना देना है, 28,000, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले कर दो कि नॉट एप्लीकेबल या फिर इनवैलिड डेजिग्नेशन वगैरह, ऐसा कोई आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये मैसेज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। देखिए दोस्तों अभी ब्रैकेट में कंप्लीट कर दूंगा, 1 2
3 4 एंड 5 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आ चुका है यहाँ पे वर्कर और प्यून, ये यहाँ पे इनवैलिड डेजिग्नेशन करके आपको बता रहा है। और अगर आपने यहाँ पे एडमिन कर दिया तो देखिए फिर वो बता रहा है 28,000। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये नेस्टेड इफ वाला कंसेप्ट यूज किया जाता है। और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने उल्टा किया है, हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सैलरी निकाली थी। अभी यहाँ पे जितनी बेसिक सैलरी डाली जाएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेजिग्नेशन आनी चाहिए। ओके, तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, सबसे पहले यहाँ की सैलरी अगर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 हुई, ओके, कॉमा, तो क्या डेजिग्नेशन चाहिए? सीनियर मैनेजर। तो मैं यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख दूंगा सीनियर मैनेजर, ओके, कॉमा। तो अगेन अभी यहाँ पे मैं दूसरा इफ शुरू कर दूंगा ब्रैकेट, फिर से C20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी यहाँ पे जो सैलरी का क्राइटेरिया है ये कितना है, लेट मी चेक, अच्छा 30,000 का है, ओके। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000। अगर ऐसा होता है तो वो कौन है? सीनियर मैनेजर, ओके, कॉमा, इफ ब्रैकेट C20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले 35,000 वाला ले लूंगा, बिकॉज 30,000 पहले लोगे उसके बाद 35,000 लोगे तो शायद हो सकता है कि मिस्टेक हो। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर से जाने वाले हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट इस ऑर्डर से जाने वाले हैं। तो इसीलिए अभी मैं सीनियर मैनेजर के बाद क्या ले लेता हूँ, ये 35,000 वाला ले लेता हूँ, ओके। अगर होता है तो उसको हमें देना है HR का पोजीशन, ठीक है, कॉमा, फिर से यहाँ पे इफ ब्रैकेट अगर C20 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अभी 30,000 है, तो फिर मुझे उसको पोजीशन देनी है जूनियर मैनेजर, ओके। देन अगेन कॉमा, फिर से इफ अगर C20 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अभी 25,000 अगर है तो फिर हमें उसकी पोजीशन देनी है, सॉरी अभी ये देखिए 28,000 वाला है, वो मुझे पहले देना पड़ेगा। तो उसकी पोजीशन है एडमिन, कॉमा, फिर से यहाँ पे मुझे इफ लिखना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट C20 में जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25,000 है तो फिर उसकी पोजीशन मुझे देनी है अकाउंटेंट। देखिए इस तरीके से। और अगर नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर वैल्यू फॉल्स मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड सैलरी, ओके, या फिर इनवैलिड डेजिग्नेशन लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो मैसेज डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया इनवैलिड सैलरी बिकॉज 0 है। अभी हम ट्राई करेंगे, देखिए 45,000 लिख देता हूँ तो आ गया देखिए सीनियर मैनेजर। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 29,000 तो देखिए आ गया एडमिन। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 35,000 तो देखिए आ गया HR। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 32,000 तो देखिए आ गया जूनियर मैनेजर। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ का फॉर्मूला वर्कआउट करता है। ओके, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के नाम है और जो नाम यहाँ पे होगा उसका रेट मुझे यहाँ पे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम और रेट लिखे हैं, जैसे कि कोट 6,000 है, सूट 10,000 है। ओके, अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला सेट करके रखता हूँ इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रेट और क्वांटिटी भी डाल देता हूँ, सपोज 5 2 3 4 8 ऐसी क्वांटिटी भी डाल दी।
अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रेट आना चाहिए। तो रेट कहाँ से आएगा, नेस्टेड इफ के फॉर्मूला से। जो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे होगा उसकी प्राइस यहाँ पे आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट 1 से ज़्यादा है, रिजल्ट भी 2 से ज़्यादा है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेल है इज इक्वल टू, पहले मुझे लिखना पड़ेगा कोट। अगर ऐसा होता है तो उसकी प्राइस क्या है 6000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6000। अगेन कॉमा, फिर से मुझे यहाँ पे K11 को कंपेयर करना है। K11 इज इक्वल टू, अभी मैं लिखूंगा SUIT SUIT। अगर ऐसा होता है तो उसकी प्राइस है 10000, ओके, कॉमा, फिर से इफ ब्रैकेट K11 इज इक्वल्स टू, अभी हम लेंगे शर्ट SHIRT। अगर ऐसा होता है तो उसकी प्राइस है 700 रुपीज। फिर से कॉमा, फिर से यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इफ K11 इज इक्वल्स टू, अभी चेक करेंगे क्या पैंट है, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा पैंट, डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट, कॉमा, अगर पैंट है तो प्राइसिंग आ गया 900, कॉमा, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली 500 लिखोगे। तो देखिए इन चारों के अलावा अगर कोई भी प्रोडक्ट डाला जाएगा तो फिर वो 500 दिखाएगा, तो ऐसे यहाँ पे नहीं चलेगा। तो फिर से मुझे यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट लिखनी पड़ेगी, इफ K11 इज इक्वल टू टी शर्ट, ओके, सो देन प्राइसिंग मुझे चाहिए 500। और अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1 2 3 4 टाइम्स ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दी। अभी देखिए यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। ये देखिए वो क्या बोल रहा है, यू हैव एंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। तो यहाँ पे अभी गलती कहाँ पे हुई है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इफ लिखा नहीं है, ओके, तो इसलिए ये गलती हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ ब्रैकेट, ओके। अभी देखते हैं, यस, अभी देखिए ये प्रॉपरली हो गया। एक जगह पे मैंने इफ लिखा नहीं था तो इसलिए ये गलती हो गई। अभी देखिए इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ तो आ गया प्रॉपरली। टी शर्ट है तो 500 आ गया, पैंट है तो 900 आ गया, शर्ट है तो 700, सूट है तो 10000। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट डाल देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हैट, तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया इनवैलिड प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको एरर बताएगा, वैल्यू एरर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है टेक्स्ट से, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आ चुका है। तो अगर ये एरर भी आपको नहीं दिखाना है तो जैसे मैंने इफ एरर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी सिखाया है, आप यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ एरर ब्रैकेट, तो ये, और उसके बाद चेक रेट और क्वांटिटी, ठीक है। इस तरीके से मैंने मैसेज डाल दिया। तो यहाँ पे आ गया देखिए एरर, चेक रेट और क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेट में प्रॉब्लम है, इसीलिए अमाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके। सो आई होप ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए यहाँ पे और एक लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब्स है एंड यहाँ पे देखिए हमें कैलकुलेशन करना है, ओके। तो यहाँ पे टैक्स परसेंट पहले मुझे शो करने हैं, उसके बाद टैक्स अमाउंट भी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो भी देखिए यहाँ पे जिस स्लैब में वो ये जो एम्प्लॉय है ये बैठेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे परसेंटेज शो होने चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अभी यहाँ पे अगेन इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, पहले चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे जो एनुअल सैलरी है वो ग्रेटर दैट, देखिए पहला स्लैब है यहाँ पे 25 लाख का, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 लाख, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये हो गई 25 लाख अमाउंट। एक जीरो ज्यादा हो गया, ये देखिए ये हो गया यहाँ पे 25 लाख, ओके, कॉमा।
तो फिर वो कौन से परसेंट में आने वाला है, देखिए 30% में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30%। अगेन कॉमा, अभी मुझे फिर से यहाँ पे चालू करना पड़ेगा इफ, बिकॉज एट अ टाइम कोई एक ही स्लैब में वो होने वाला है तो एक ही परसेंटेज आएंगे। एट अ टाइम उसको 30% और 15% ऐसे दोनों अप्लाई नहीं होने वाले हैं टैक्स। ओके, अभी नेक्स्ट अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा क्या T2 इज ग्रेटर देन 15 लाख है। नेक्स्ट स्लैब यहाँ पे है 15 लाख का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, 1 2 3 4 5। ओके, अगर ऐसा होता है तो फिर उसको 25% अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अगेन इफ, फिर नेक्स्ट स्लैब है देखिए T2 इज ग्रेटर देन 10 लाख। ये देखिए ये हो गया 10 लाख, अगर होता है तो उसको देना है 20%। तो इस हिसाब से फिर हम आगे 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 लिखते जाएंगे। ओके, तो 20% हो गया। अभी फिलहाल मैं आगे का नहीं लिखता हूँ, इतना ही लिख के आपको बताता हूँ। ओके, अभी ब्रैकेट हम कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू फॉल्स में, सपोज मैंने नील डाल दिया। ओके, 1 2 3 ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर की मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज है तो मुझे यहाँ पे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए आ गया। तो अभी आप देखोगे तो ये कौन से स्लैब में आ रहा है, देखिए 30% के स्लैब में आ रहे हैं। उसी हिसाब से अगर मैं नीचे चला जाता हूँ तो ये देखिए ये किस स्लैब में आ रहा है, 20% के स्लैब में आ रहा है। बिकॉज ग्रेटर देन अगर 15 लाख होगा तो 25% है ना, तो ये ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू है, तो इसलिए ये आ गया देखिए यहाँ पे 20%। ओके, और अगर आपको डायरेक्टली टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके चाहिए, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे नेस्टेड इफ ही यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट। देखिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या यहाँ पे जो वैल्यू है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अभी यहाँ पे जो एनुअल सैलरी है उसकी क्या वो ग्रेटर देन 30 लाख से, कॉमा, अगर है तो अभी देखिए मुझे यहाँ पे 30% ऐसे डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली उसको कितना टैक्स बैठने वाला है ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, तो अभी वैल्यू इफ ट्रू में मुझे फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब मुझे क्या करना है, देखिए दोस्तों 30 लाख के 30% निकालने हैं, ऐसे हम समझेंगे। तो फिर यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू में मैं 30% नहीं लिखूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 30 लाख इंटू 30%। ओके, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ की वैल्यू ग्रेटर देन 30 लाख अगर होती है, सॉरी ग्रेटर देन 25 का स्लैब है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। तो अगर यहाँ की वैल्यू 25 लाख से अगर ज्यादा है, ओके, तो फिर जो वैल्यू होगी T2 में उसको मल्टीप्लाइड बाय 30% किया जाएगा, तो वो हो जाएगी उसकी टैक्स अमाउंट। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं है, कॉमा, अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ ब्रैकेट, तो फिर चेक करो क्या यहाँ की अमाउंट ग्रेटर देन 15 लाख से, अगर है तो फिर कौन सा है, 25% का स्लैब है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 25% कर दो। ओके, इस तरीके से दोस्तों ये आगे 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 चला जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इतना करके यहाँ पे मैं नील लिख देता हूँ। ओके, 2 बार ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली अमाउंट का कैलकुलेशन करके आ गया। अभी यहाँ पे 30% नहीं आया, यहाँ पे इस अमाउंट के 30% जितना होता है वो वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे अगर खींचोगे तो ये देखिए इसको क्या बोल रहा है, नील बोल रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ की वैल्यू ग्रेटर देन 15 लाख नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 16 लाख कर देता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 25% के हिसाब से 60 लाख पे उसको कितना टैक्स बैठ गया, यहाँ पे 4 लाख रुपीज का टैक्स उसको पे करना है, ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आप नेस्टेड इफ के जरिए ये चीज प्रॉपरली कर सकते हो दोस्तों। और आगे जाके बताता हूँ, अगर सपोज आपको यहाँ पे ऐसे चाहिए कि जनरली क्या होता है कि एक एग्जम्पशन की अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ऐसे हम समझेंगे। तो फिर 7 टैक्स जो लिमिट है वो एग्जम्प्टेड है ना,
वहाँ वो तो अमाउंट टैक्स फ्री है, तो यहाँ पे 30 लाख के ऊपर टैक्स नहीं बैठना चाहिए। 30 लाख में से 7 लाख तो मेरा टैक्स फ्री है, तो उसमें से 30 लाख में से 7 लाख माइनस होके फिर ऊपर का जो 23 लाख बचता है उसके ऊपर टैक्स चाहिए। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे पहले एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। T2 में से मुझे माइनस करने पड़ेंगे 7 लाख रुपीज, देखिए, ओके, और फिर उसके 30%, देखिए इस तरीके से फिर ये आ जाएगा। तो अभी जो टैक्स कैलकुलेट होगा यहाँ पे वो किसके ऊपर होगा, 23 लाख के ऊपर होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया, T2 में से, T2 कितना है 30 लाख, उसमें से माइनस कर दिया यहाँ पे 7 लाख रुपीज, तो इसको ब्रैकेट में डाला है। ब्रैकेट में अगर नहीं डालोगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पे 7 लाख का 30% लिख लेगा और फिर उसको T2 में से माइनस किया जाएगा, तो वो आंसर रॉन्ग आ जाएगा एज पर मैथमेटिकल रूल। तो इसीलिए पहले माइनस होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया एंड देन फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 30% किया। ओके, तो अगर इस स्लैब में बैठता है तो इसके हिसाब से आंसर आएगा, नहीं तो आगे ये जो नेस्टेड इफ है इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ से आपको माइनस 7 लाख रुपीज करना पड़ेगा और फिर उसका 25% आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो अभी यहाँ की अमाउंट कम हो जाएगी, यहाँ पे हो गया देखिए 2,25,000। तो इसी तरीके से ये आगे 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 आप लिखते जाओगे और लास्ट में जब ये 5 लाख तक आएगा, उसके नीचे 5 लाख के नीचे जब अगर कुछ नहीं है तो फिर आप नील लिखोगे एंड देन आपको सब आंसर्स, टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट यहाँ पे होके मिल जाएगी और यहाँ पे टैक्स के परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट होके आसानी से मिल जाएंगे। सो आई होप दोस्तों नेस्टेड इफ फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी क्या होता है, देखिए नेस्टेड इफ जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सपोज आपको 9 रिजल्ट दिखाने हैं तो 9 बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू कॉमा फिर वैल्यू फॉल्स में फिर से इफ फिर से ब्रैकेट फिर से लॉजिकल टेस्ट फिर से वैल्यू ट्रू फिर से कॉमा फिर से इफ। तो ये जो है ना ये बहुत 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 बढ़ जाता है और लिखते वक्त कहीं पे अगर गलती होती है तो फिर वो गलती ढूंढने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। गलती से कहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा रह जाता है, कभी पे ब्रैकेट ही नहीं आप स्टार्ट कर दे, कहीं पे इफ स्टार्ट करना ही भूल जाते हैं, डायरेक्टली तुरंत लॉजिकल टेस्ट लिख देते हैं, ऐसे बहुत सारी सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। तो अभी उस पे सॉल्यूशन क्या है, तो ये IFS फॉर्मूला। ओके, देखिए 2019, 21 ये जो वर्जन से इसमें आपको ये फॉर्मूला मिलता है IFS। इसके पहले जो वर्जन थे 16, 13, 10, 7 उसमें ये आपको IFS फॉर्मूला नहीं मिलेगा। IFS फॉर्मूला ने क्या कर दिया, नेस्टेड इफ का काम आसान कर दिया। अगर आपके पास 2021 वाला वर्जन है एक्सेल का तो आपको नेस्टेड इफ यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली IFS के जरिए ये सब चीजें कर सकते हो। किस तरीके से करनी है वो अभी आपको मैं शो करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे IFS का सिंटैक्स बहुत ही आसान होता है। जैसे हम इफ नेस्टेड इफ में इफ के अंदर इफ लिखते हैं वैसे यहाँ पे आपको IFS ऐसे 100 बार लिखना नहीं होता है, एक ही बार हम IFS लिखते हैं और सिर्फ उसके अंदर लॉजिकल टेस्ट, और अगर वो लॉजिकल टेस्ट करेक्ट है तो आपको वैल्यू ट्रू में क्या चाहिए, बस इतना ही लिखना है। फिर लॉजिकल टेस्ट ट्रू, अगर वो करेक्ट है तो फिर वैल्यू ट्रू में क्या चाहिए, बस इतना ही लिखना है। तो काम जो है वो बहुत ही यहाँ पे आसान हो जाता है। कैसे, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे यही चीज हम IFS के जरिए करेंगे। देखिए हमें ग्रेड दिखाने हैं। ओके, तो सिंपली नेस्टेड इफ में तो हमने बहुत बड़ा लिखा था। देखिए नेस्टेड इफ में ग्रेड के लिए हमने ये इतना सब लिखना पड़ा था। ये देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला हमें लिखने की जरूरत पड़ी थी इफ के अंदर ही। तो IFS में ऐसा नहीं है। IFS में हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए इज इक्वल टू, पहले बोलेंगे चेक करो IFS ब्रैकेट क्या यहाँ के परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% है, अगर है तो दिखा दो A ग्रेड। देखिए तो सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट 1 और फिर उसकी ट्रू वैल्यू लिख देंगे। ओके, उसके बाद कॉमा। अभी देखिए इसमें वैल्यू फॉल्स नाम का कोई पार्टी नहीं है। IFS में वैल्यू फॉल्स नाम का कोई पार्टी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिकल टेस्ट लिखनी है और अगर वो लॉजिकल टेस्ट करेक्ट है तो आपको क्या दिखाना है, बस उतना ही लिखना है सिंपली। तो अगर ये 90% वाला लिख दिया, फिर से अभी मैं क्या करता हूँ दूसरी लॉजिकल टेस्ट लिख देता हूँ अगेन I2।
तो दूसरी लॉजिकल टेस्ट लिखने के लिए आपको फिर से IFS स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, IFS हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी लिखेंगे 70%, अगर है तो मुझे दिखाना है B ग्रेड, तो लिख दिया B, कॉमा अगेन I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 55%, अगर ऐसा होता है तो मुझे दिखाना है C ग्रेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C, कॉमा अगेन I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40%, तो मुझे क्या दिखाना है दोस्तों, तो मुझे दिखाना है D ग्रेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D। हाँ, अभी फेल के लिए मुझे यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन लिखना पड़ेगा, मुझे फिर से जाके उसको बताना पड़ेगा, चेक करो क्या I2 लेस देन 40% है, बिकॉज देखिए यहाँ पे वैल्यू फॉल्स का पार्ट नहीं है। तो फेल के लिए भी मुझे इस तरीके से लॉजिकल टेस्ट लिखना पड़ेगा कि चेक करो क्या I2 में जो परसेंटेज है वो लेस देन 40% है, और अगर है तो क्या दिखा दो, फेल दिखा दो, सिंपल सी बात है। और एक ही बार इसका ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर की प्रेस कर देना है। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ये, हाँ ओके, अभी देखिए आ गया प्रॉपरली, सिंपल सी बात है, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, बाकी ग्रेड जो है वो उसके हिसाब से बराबर आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, नेस्टेड इफ से ये IFS बहुत ही आसान फॉर्मूला है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू, अगर यहाँ की डेजिग्नेशन, पहले IFS लिखना पड़ेगा, IFS, ओके, चेक करो क्या यहाँ की डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू सीनियर मैनेजर है, ओके, अगर है तो उसकी सैलरी 40,000, ठीक है, कॉमा फिर से चेक करो क्या C11 में जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू जूनियर मैनेजर है, अगर है तो फिर उसको कितना देना है, 30,000, कॉमा अगेन C11 में जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू HR है, अगर है तो उसको कितना दे दो, 35,000। देखिए तो इस तरीके से ये आगे आगे चला जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर। तो देखिए सीनियर मैनेजर है इसलिए 40,000 आ गया, जूनियर मैनेजर है इसलिए 30,000 आ गया, HR है इसलिए 35,000 आ गया। आगे मैंने लिखा नहीं अकाउंटेंट का, इसीलिए ये NA आ गया है। तो इसी सीक्वेंस में अगर आप आगे लिखोगे तो अकाउंटेंट के लिए और एडमिन के लिए भी यहाँ पे प्रॉपरली आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, अभी बेसिक सैलरी से डेजिग्नेशन दिखाना है, तो IFS के जरिए हम क्या करेंगे, देखिए इज इक्वल टू IFS ब्रैकेट, सिर्फ लॉजिकल टेस्ट और उसकी ट्रू वैल्यू लिखती जानी है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40,000 मैं यहाँ पे ले लूंगा, ओके, अगर है तो मुझे क्या दिखाना है, सीनियर मैनेजर, ओके, कॉमा अगेन C20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी मैं लूंगा 35,000, ओके। अभी यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू फॉल्स है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी छोटी वाली वैल्यू पहले आ जाती है तो भी चलेगा, उसमें कुछ इतना दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 35,000, कॉमा, तो ये है यहाँ पे HR, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HR, अगेन कॉमा, फिर से C20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000, अगर है तो मुझे दिखाना है फिर जूनियर मैनेजर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया जूनियर मैनेजर। इसी सीक्वेंस से आप आगे फॉलो करते जाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी लिखी नहीं है, मैंने लिख दिया 45,000, तो ये देखिए आ गया सीनियर मैनेजर, मैंने लिख दिया 37,000, तो देखिए यहाँ पे आ गया HR। इस तरीके से IFS फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। IFS लिखना है लॉजिकल टेस्ट 1 उसकी वैल्यू इफ ट्रू, लॉजिकल टेस्ट 2 उसकी वैल्यू इफ ट्रू, ओके। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, ये देखिए प्रोडक्ट के नाम और उसका रेट मुझे दिखाना है, तो IFS के जरिए मैं कैसे लिखाऊंगा, इज इक्वल टू IFS ब्रैकेट, पहले चेक करेंगे क्या यहाँ पे इज इक्वल टू कोट है, COAT, अगर है तो कॉमा, देखिए वैल्यू इफ ट्रू 1 मुझे क्या दिखाना है 6,000, तो मैंने सेट कर दिया 6,000, कॉमा, फिर से लॉजिकल टेस्ट 2 कि चेक करो क्या K11 में जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू सूट है, ओके। और अगर है तो देखिए ये हो गई मेरी लॉजिकल टेस्ट 2,
कॉमा, फिर वैल्यू ट्रू में क्या जाएगा 10,000। इसी हिसाब से आप आगे 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 लिखते जाओगे, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए यहाँ पे कोट है तो 6,000 आ गया, नीचे चला जाता हूँ, सूट है तो 10,000 आ गया। ओके, तो इस हिसाब से आप टी शर्ट तक जाइए, वहाँ पे 500 सेट कर दीजिए, तो प्रॉपरली सबके आंसर्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। देन नेक्स्ट और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अगेन इनकम टैक्स वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखिए इज इक्वल टू IFS इन द ब्रैकेट, ये जो सेल है इसमें वैल्यू ग्रेटर देन 25 लाख है क्या, अगर है तो कितना दिखाना है 30%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30%, कॉमा, फिर से चेक करेंगे क्या T2 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 15 लाख है क्या, अगर है तो मुझे कितना लेना है 25%। देखिए इस तरीके से, तो इसी तरीके से आप आगे 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 लिखते जाओगे, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो इसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंट में कन्वर्ट कर दिया तो देखिए 30% आ गया, और नीचे चला गया तो देखिए यहाँ पे कोई स्लैब मैच नहीं कर रहा है, इसलिए NA आ गया, मैंने फॉर्मूला आगे लिखा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 16 लाख कर देता हूँ तो भी ये देखिए ये आपको बता रहा है 25 लाख। इसी तरीके से जो अगर मुझे डायरेक्टली टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके चाहिए तो वैल्यू ट्रू में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला सेट कर दूंगा, कैसे, देखिए इज इक्वल टू IFS ब्रैकेट, चेक करो क्या यहाँ की वैल्यू ग्रेटर देन 25 लाख है, अगर है तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला सेट करना है कि इसके 30% मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, T2 इंटू 30%, अगेन कॉमा, चेक करो क्या यहाँ की वैल्यू ग्रेटर देन 15 लाख है, और अगर है तो क्या करो इसके 25% निकालो। ओके, और अगर सपोज इसमें से कोई अमाउंट माइनस वगैरह करनी है तो अकॉर्डिंग, मैं ऑलरेडी नेस्टेड इफ में आपको बता चुका हूँ, वैसे ही आपको यहाँ पे ब्रैकेट देके फिर माइनस का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने ये कर दिया, अभी यहाँ पे वैल्यू फॉल्स का कोई पार्टी नहीं है, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया 9 लाख, और अगर मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 4 लाख। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे IFS के जरिए इनकम टैक्स वगैरह इसके कैलकुलेशंस भी बहुत ही आसान हो जाते हैं। और एक यहाँ पे मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखिए जो डे नंबर डालूंगा उसका डे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 डाला तो संडे आना चाहिए, 2 डाला तो मंडे आना चाहिए, 3 डाला तो ट्यूसडे आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इज इक्वल टू IFS ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू IFS, बिकॉज डे मुझे यहाँ पे शो करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू IFS। अभी देखिए यहाँ पे जो डे नंबर होगा अगर वो इज इक्वल टू 1 है, ओके, तो मुझे क्या दिखाना है संडे। तो अभी मैं ये संडे ना लिखते हुए मैं जस्ट ये सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा, फिर से अगर V11 में जो वैल्यू है वो अगर इक्वल टू 2 है, ओके, तो फिर मुझे क्या दिखाना है मंडे, अगेन कॉमा, अगर V11 में मतलब इस सेल में, ओके, जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 3 है। अभी देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बाद नंबर्स यूज किया है, इसीलिए उसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो मुझे क्या दिखाना है ट्यूसडे। देखिए तो इसी सीक्वेंस में आप आगे चले जाओगे, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा संडे आ जाएगा, 2 लिख दूंगा मंडे आ जाएगा, 3 लिख दूंगा ट्यूसडे आ जाएगा, 4 लिखा तो एरर आ गया, नॉट फाउंड, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 4 नंबर के लिए इस फॉर्मूला में हमने कुछ चीज लिखी ही नहीं है, इसीलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर आ चुका है। ओके, सो आई होप आपको ये IFS फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर आपके पास एक्सेल का 2021 वाला वर्जन है तो उसमें ये IFS फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, तो आसानी से आप ये सब चीजें कर सकते हो, नेस्टेड इफ फिर यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास 2021 वाला वर्जन नहीं है, 19 है, 13 है, 16 है, तो फिर आपको इस केस में भी नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ेगा। और अभी लास्ट फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं कि इफ NA क्या होता है। इफ NA कब यूज होता है? जब इस तरीके का एरर आता है। देखिए अभी यहाँ पे NA एरर आ गया, #NA, तो अभी ये एरर के बदले मुझे कुछ दूसरा मैसेज दिखाना है। ओके, तो आप इफ NA का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, जब एरर आता है तो एरर के बदले दूसरा मैसेज दिखाने के लिए ऑलरेडी इफ एरर का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इफ एरर का फंक्शन क्या करता है, चाहे कोई भी एरर हो तो उसके
उसके बजाय आपको कुछ मैसेज दिखाना है या फॉर्मूला यूज करना है तो आप उसमें कर सकते हो। बट इफ एनए क्या करता है, सिर्फ जब ये हैश एनए एरर आता है तो ये इफ एनए का फॉर्मूला काम करता है। इसके अलावा अगर दूसरा एरर होगा तो इफ एनए का फॉर्मूला आपको कुछ काम नहीं करेगा। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए इफ एनए का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, सिंपल सी बात होती है। जैसे इफ एरर का सिंटैक्स है वैसे ही सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ एनए लिखेंगे। वैल्यू में हमारा वो ओरिजिनल फॉर्मूला रहेगा जो है, और वैल्यू इफ एनए मतलब अगर एनए एरर आता है तो फिर क्या डिस्प्ले करना है वो मैसेज हम यहाँ पे सेट करेंगे। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे अभी एरर आ चुका है तो मुझे क्या करना है, देखिए मैंने IFS का फॉर्मूला सेट किया है, इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा इफ एनए, मतलब अगर ये जो फॉर्मूला हमने अंदर लिखा है इसमें अगर एनए एरर आता है तो अभी मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, तो मुझे कौन सा मैसेज सेट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड वैल्यू। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड वैल्यू, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करके ये ब्रैकेट में कंप्लीट कर देता हूँ, एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए आ गया दोस्तों यहाँ पे एरर। ओके, एरर के बदले मैंने जो मैसेज सेट किया इफ एनए में वो आ गया। तो जैसे मैंने बताया इफ एनए का फंक्शन सिर्फ इसके काम किस एरर के ऊपर आपको रिजल्ट देगा, जब हैश एनए एरर आता है तब। इसके अलावा अगर दूसरा कोई एरर आता है तो इफ एनए का फॉर्मूला वहां पे यूज नहीं किया जाएगा, वहां पे यूज किया जाएगा इफ एरर का फॉर्मूला। अगेन देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने रोल नंबर डाला है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें स्टूडेंट का नाम दिखाई दे रहा है। बट अगर आप ऐसा कोई रोल नंबर डाल देते हो जो इसमें नहीं है तो देखिए ये नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज मैंने देखिए ये वी लुकअप के फॉर्मूला के आगे इफ एनए लगा दिया है। तो अगर वी लुकअप का फॉर्मूला का ऐसा एरर आता है एनए करके, तो फिर वो एरर ये फॉर्मूला कैच करके आपको आंसर दे देगा यहाँ पे नॉट फाउंड। ओके, बट दूसरा अगर कोई होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू ये सेल प्लस ये सेल। ओके, अभी अगर मैंने यहाँ पे 5 प्लस ओ कर दिया तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया। तो अब भी अगर आप यहाँ पे इफ एनए का फॉर्मूला यूज करोगे तो ये कोई काम नहीं करेगा। देखिए वैल्यू आ गई, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया इनवैलिड नंबर, तो देखिए फिर भी ये एरर बता रहा है। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने कहा अभी ये जो है ये वैल्यू एरर थ्रो कर रहा है, ये एनए एरर नहीं थ्रो कर रहा है। और इफ एनए फॉर्मूला सिर्फ किसके ऊपर काम करता है, अगर हैश एनए वाला एरर आता है तो ही ये फॉर्मूला आपको वर्कआउट करके देगा। ओके, तो देखिए जब आप IFS फॉर्मूला यूज करते हो तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि हैश एनए एरर आ जाए, तो आप वहां पे इफ एनए का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। या फिर वी लुकअप का फॉर्मूला जब आप यूज करते हो तो उसमें एनए एरर आता है, तो फिर वो एनए एरर के बजाय अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है या फिर आपको कोई दूसरा फॉर्मूला वहां पे सेट करना है तो फिर आप वहां पे इफ एनए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों लॉजिकल फंक्शन में ये जो 3 फंक्शंस मैंने आपको बताए, नेस्टेड इफ, IFS, इफ एनए, ये इस तरीके से यूज किए जाते हैं और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेस्टेड इफ और IFS की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दोनों बहुत ही लंबे फॉर्मूले हैं, तो सिंटैक्स में कहीं कहीं पे गलती हो सकती है। तो याद रखना है कहीं पे हमको कॉमा नहीं भूलना है। अगर टेक्स्ट वैल्यू यूज कर रहे हो तो प्रॉपरली हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लेने हैं। जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं नेस्टेड इफ में उतने ब्रैकेट प्रॉपरली हमें क्लोज भी करने हैं। कहीं पे कॉमा देना भूलना नहीं है, कहीं पे इफ देना भूलना नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंटैक्स एरर आते हैं तो उसको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, कहाँ पे कॉमा दिया है, किस तरीके से मैंने वो सब फॉर्मूला लिखा है। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।